बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात आ गई कि ब्लड प्रेशर अगर सिर्फ ऊपर वाला ज़्यादा है और नीचे वाला नीचे ही है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करें। मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ज़्यादातर ये लोग उम्र के दूसरे हिस्से में होते हैं, 60 साल या 55 साल के बाद की ये बात है। और इस उम्र के हिस्से की ख़ास बात ये है कि 50-55 साल और कुछ स्टडीज़ के मुताबिक 60 साल के अरसे में ब्लड प्रेशर ऊपर वाला ऊपर को जाता रहता है, लेकिन 55-60 साल के बाद नीचे वाला ब्लड प्रेशर कुछ नीचे को आता है। तो ये डिस्पैरिटी है कि दोनों इकट्ठे सारी उम्र चलते रहे, लेकिन 55 साल के बाद ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला थोड़ा सा नीचे को आना शुरू हो गया, तो ये फासला बढ़ जाता। अब इसकी वजह से जो हमें ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। था उसमें ख़ास चीज़ ये है कि हमने पेशेंट का पोस्चरल ड्रॉप देखना है। एक दफ़ा उसे लिटा के बीपी चेक करना है और फिर खड़ा करके ब्लड प्रेशर चेक करना। खड़ा होकर ब्लड प्रेशर इमीडिएटली भी चेक किया जाता है और फिर 2 मिनट के बाद चेक किया जाता है। और अगर 20 दर्जे का ड्रॉप आ जाए ऊपर वाले ब्लड प्रेशर के अंदर या 10 दर्जे का ड्रॉप आ जाए नीचे वाले के अंदर, तो इसको हम पोस्चरल ड्रॉप कहते हैं। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें लेटने पे ब्लड प्रेशर आ रहा था 150, लेकिन जब खड़ा किया तो ब्लड प्रेशर 130 से नीचे गिर गया बग़ैर किसी दवाई के। तो ये असाब की कमज़ोरी की निशानी है और इसके अंदर दवाई में कुछ रद्दो बदल और कुछ ख्याल रखना पड़ता है, जिसकी तरफ मैं आऊँगा। तो नंबर 1 जो ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट की तरफ हम आ जाएंगे और फैसला हो गया कि ये मसला है, पोस्चरल ड्रॉप है एक पेशेंट में और एक में पोस्चरल ड्रॉप नहीं है, तो अगला फैसला ये है कि अब शुरू क्या करें। तो नंबर 1 जो चीज़ करनी है वो ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना। अब लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से क्या मुराद है? लाइफस्टाइल होता है ज़िंदगी और मॉडिफिकेशन होता है कि उसे चेंज करना है। तो ज़िंदगी में क्या चेंज किया जाए कि ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाए? नंबर 1 सोडियम यानी नमक को कम करना है। सोडियम की एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो वैल्यू है वो पर डे के हिसाब से 100 से 200 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा भी अगर कोई लेता हो तो 2300 से 2800 मिलीग्राम पर डे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब हमारी कुछ वेस्टर्न डाइट्स में रोज़ाना 6000 ग्राम तक ये सोडियम जा चुका हुआ है, और हमारे ये एशिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में भी हम ढेर सारा सोडियम लेने के आदी हो चुके हैं और एडिड सॉल्ट भी डालते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूँ कि ओल्ड लोग नमक क्यों पसंद करते हैं और उनको खाने में नमक की ज़रूरत ज़्यादा महसूस इसलिए भी होती है कि उसकी अमूमी तौर पे 2 वजूहात बनाई जाती हैं। जो एक हम पे लागू होती है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, और दूसरी सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो ओल्ड लोग हैं उन पे लागू होती है। पहली चीज़ ये है कि इन ओल्ड उम्र में या बूढ़ी उम्र के अंदर जाके टेस्ट जो उनसा है, टेस्ट बड्स थोड़े से डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जायके थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ज़्यादा नमक चाहिए होता है जायका महसूस करने के लिए, उसकी वजह से उनका दिल करता है कि नमक और डालो, अभी बात नहीं बनी, खाना मज़ेदार नहीं है। और दूसरी चीज़ जो उनसी वेस्ट के अंदर है वो ये है कि ओल्ड लोग जो उनसे ओल्ड हाउसेस में रहते हैं, तो घर में कोई पकाना वाला हो तो अमूमी तौर पे नहीं होता, तो प्रोसेस्ड फूड अमूमी तौर पे इस्तेमाल होता है, और वो बनी बनाया खाना होता है और उसके अंदर सोडियम काफ़ी मौजूद होता है, और प्रोसेस्ड फूड एक ज़्यादा सोडियम के इंटेक की वजह बनता है ओल्ड एज में। अमूमी तौर पे पाकिस्तान में ये वजह इतनी ज़्यादा लागू नहीं होती कि हम अमूमी तौर पे अपने बड़ों का काफ़ी ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी खिदमत की जाए, और खाना उनके लिए अलहदा भी बनाया जा सकता है और बनता भी है। फिर इसके बाद बात आ जाती है कि आपने नमक की कमी कर ली, और क्या करें? और वज़न में कमी करें। वज़न में कमी लाजमी है अगर ब्लड प्रेशर के बग़ैर जीना चाहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हो भी चुका है थोड़ा बहुत और आप वज़न कम कर लेते हैं तो हो सकता है आपकी जान छूट जाए। दोनों चीज़ें इकट्ठी हों, यानी कि नमक भी कम हो और साथ वज़न भी कम हो, तो फिर और भी अच्छा है। इसके लिए मैं एक ट्रायल आपको कोट करना चाहूँगा जिसे हम टोन ट्रायल कहते हैं।
ये टोन ट्रायल जो सा काफ़ी मशहूर है मेडिकल फील्ड में और ब्लड प्रेशर में, और इसके अंदर उन्होंने सोडियम को कम किया और साथ वज़न को कम किया, और जाना कि कई लोग उसमें से ऐसे थे जिनको ब्लड प्रेशर की दवाई रोक के देखा गया और उनका गुजारा हो गया, लेकिन मेहनत लगी, कई महीनों के बाद ये असर आया। अब अगर फ़र्ज़ करते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ा और ये दोनों अमल कर लिए, फिर भी ब्लड प्रेशर अभी ऊपर वाला ऊपर ही है और टारगेट रेंज के अंदर नहीं आया, तो फिर क्या करें? इस सूरत में फिर दवाई इस्तेमाल करनी होती है, और ऐसी दवाई इस्तेमाल करने में दो बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 कि जब ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करनी है तो थोड़ा सा हाथ हल्का रखना और हल्की दवाई से शुरू करना है। जो जवानों के लिए दवाई है उससे हल्की दवाई देनी है, क्योंकि इन ओल्ड एज के अंदर बीपी बाज़ अनएक्सपेक्टेडली बग़ैर किसी हमारी प्रेडिक्शन के वो फॉल कर सकता। तो इस सूरत के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स, यानी कि महीनों के अंदर बीपी को आहिस्ता 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 नीचे लेके जाना है ताकि जिस्म उसे कबूल कर सके। बाज़ ये जल्दी भी हो जाता है, कुछ लोग ओवर रिएक्ट करते हैं किसी मेडिसिन को और उसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उस सूरत में थोड़ी सी परेशानी ज़रूर बनती। दूसरी चीज़ जो मैंने पहले ज़िक्र किया कि उस पेशेंट को अब जाके डिसाइड ये करना है कि उसको पोस्चरल डिजीनेस थी कि नहीं, यानी उसे खड़े होने से उसका बीपी ड्रॉप हुआ था कि नहीं, क्योंकि उस सूरत में कुछ दवाइयाँ हैं जिनको अवॉइड करना। मैं मोटी सी बात यहाँ पे ज़िक्र कर देता हूँ कि कौन कौन सी अद्वियात हैं जो इसमें इस्तेमाल करनी होती हैं। उनमें से नंबर 1 जो सी है, जो ज़्यादातर ट्रायल्स जो आपको मिलेंगे उसके अंदर इस्तेमाल हुई है, वो डायूरेटिक है, यानी पेशाब आवर अद्वियात हैं। क्लोरथैलिडोन है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है। अगर हम शेप ट्रायल की बात करें, स्टॉप ट्रायल की बात करें या हाई वेट ट्रायल की बात करें, इन सब के अंदर सिस्टोलिक हाइपरटेंशन थी और इनमें से कोई ना कोई एक दवाई इस्तेमाल की गई। फिर उसके बाद कुछ चाइना के पॉपुलेशन में और यूरोपियन ट्रायल्स किए गए, एक MRC का भी ट्रायल है। ये सारे मुख्तलिफ स्टडीज़ के नाम मैंने इसलिए लिए कि कुछ लोग रिसर्च बेस्ड इलाज करना चाहते हैं। गूगल बहुत ज़्यादा लोग पढ़ के आते हैं और वो जानना चाहते हैं कि जनाब फ़लाने ट्रायल में रिसर्च आई थी तो उसके मुताबिक मैं कहाँ फॉल करता हूँ। तो मैं इन तमाम चीज़ों का लुब्बे लुबाब बताना चाह रहा हूँ। इन तमाम चीज़ों के अंदर सिर्फ एक चीज़ हम अगर निकाल सकें तो वो ये है, वन लाइनर, कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, दवाई चाहे जो मर्ज़ी हो। ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं है और आप कोई दवाई इस्तेमाल कर भी रहे हैं जिसके कोई और फ़वाइद भी हैं, तो उसका अल्टीमेटली मरीज़ को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। नंबर 1 पे अगर हम JNC 8 की गाइडलाइंस देखें, ये गाइडलाइंस का नाम भी इसलिए ले रहा हूँ, कुछ लोग इनके पढ़ के आते हैं जिनको ब्लड प्रेशर या जिनके वालिदैन को होता है, उनके मुताबिक ये कि दवाई जो मर्ज़ी हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन यूरोपियन गाइडलाइंस थोड़ी सी डिफरेंट हैं। यूरोपियन गाइडलाइंस के मुताबिक ये है कि पहले आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस्तेमाल करें, उसके बाद अगर नहीं बात बनती तो फिर आप उसके अंदर ARBs और ये डायूरेटिक ऐड करें और फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और ACE इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करें। अब ये जो मैंने क्लासेस का नाम लिए, ये कौन कौन सी हैं? मिसाल के तौर पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किसको कहते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर आते हैं, मैं नाम लेके कुछ बता देता हूँ। एम्लोडिपिन सॉल्ट है। एम्लोडिपिन सॉल्ट जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो नॉर्वेस्क का है। पाकिस्तान में वो एमोडेप, सोफवेस्क और बहुत सारे नामों से आता है। इस तरह इंडिया में भी वो नॉर्वेस्क के नाम से अवेलेबल है और काफ़ी सारे मुल्कों में अवेलेबल है। इस तरह और कुछ नए सॉल्ट आ चुके हैं जो इसके साथ हैं, जैसे लर्केनेडिपिन है और फ्लोडिपिन है। एमोडिप के साथ कुछ लोगों को पाँव पे सोजिश हो जाती है, वो दवाई खाते हैं तो पाँव पे सोजिश हो जाती है, उनके लिए फिर दूसरी दवाइयाँ जिनका मैंने नाम लिया वो भी हैं। कुछ लोगों को निफिडिपिन सॉल्ट जो सा वो सूट कर जाता। फिर इसके साथ दूसरे नंबर पे है डायूरेटिक। डायूरेटिक के अंदर क्लोरथैलिडोन अमूमी तौर पे पसंद की जाती है इंटरनेशनली। पाकिस्तान के अंदर ये आइसोलेटेड अलहदा मौजूद नहीं है और इंडिया के अंदर मौजूद है। बांग्लादेश के अंदर मैं कुछ कह नहीं सकता। और पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पे फ़िक्स डोज रजीम है और ये एक और दवाई के साथ मिला के दी जाती है। और फिर ACE इनहिबिटर ARBs जो से हैं वो लो सार्टन हैं, वेल सार्टन है और ये बेशुमार नामों से मार्केट किए जाते हैं और बेशुमार दवाइयाँ जिनके साथ ये आखिर सार्टन वगैरह लगते हैं।
लिजिनोप्रिल के नाम से आप एस इनहिबिटर को जानते होंगे, रेमिप्रिल के नाम से हो सकता है कुछ लोग ले रहे हो, प्रिंडोप्रिल के नाम से हो सकता है कुछ लोग ले रहे हो। इन तमाम दवाइयों का मरीज़ देख के फिर फैसला करना होता है। इसके बाद अकम्पलिश ट्रायल एक आया, और अकम्पलिश ट्रायल के अंदर उन्होंने किया कि जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उन्होंने उनको ना ऑलरेडी कम्बिनेशन थेरेपी स्टार्ट की, यानी 2 दवाइयाँ एक ही गोली में मिलाई हुई थी, या 2 दवाइयाँ जो उनसी हैं वो अलग-अलग उन्होंने इकट्ठी शुरू कर दी। और ये तजर्बा जो उनसे कामयाब रहा, और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा था उनमें बड़ी कामयाबी से उन्होंने ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी कर लिया और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हुए। ये डिटेल अगर इसका मैं टारगेट बताऊं कि आखिर में ब्लड प्रेशर होना कितना चाहिए, तो याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर के टारगेट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए जो दिए जाते हैं वो मैनुअल बीपी प्रेटस, जो ये वाला बीपी प्रेटस है, इससे चेक करने पे वो 125 से 135 यानी 125 से 135 के दरमियान, और जब हम इलेक्ट्रिक बीपी प्रेटस की बात करते हैं तो वो 120 से 125 के दरमियान। और इसका रेफरेंस अप टू डेट है, जो हमारी एक अप टू डेट वेबसाइट होती है इंटरनेशनली, जिसमें कंसेंसस है, डॉक्टर एक दूसरे से बात करके किसी फैसले पे पहुंचते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे थोड़ी सी बात करेंगे फ्यूचर वीडियोस में। बाज़ लोगों का नीचे वाला ब्लड प्रेशर ऊपर रहता है, ऊपर वाला ठीक होता है, तो वो क्यों होता है और उसके लिए क्या करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करें। बहुत शुक्रिया।